हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 9, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिड्यूस किया है फर्स्ट ईयर एजेंट कमीशन from 35% to dash after revisiting the surrender value norms with effect from 1st October 2024। तो LIC ने रिसेंटली इनका जो फर्स्ट ईयर एजेंट कमीशन है वो 35% से हटा के रिड्यूस करके 28% कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं कि जो अपर लिमिट है आपकी LIC न्यू एंडोमेंट प्लान को परचेज करने की, ये 55 ईयर से 50 कर दी गई है। नेक्स्ट है ये जो कमीशन है फॉर रिन्यूएबल प्रीमियम्स, ये 5% से 7.5% कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। देन मिनिमम सम अश्योर्ड जो है वो भी रिवाइज ऑन द रिवाइज पॉलिसीज ये आपका बढ़ाया गया है, 1 लाख से ये आपका इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया गया है। देन प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये आपके इंक्रीज कर दिए गए हैं बाय एन एवरेज ऑफ 8 to 9%। क्लियर है, ये सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडिया प्लेज्ड ओवर $1 टू सपोर्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोर प्रोग्राम फ्रॉम 2025 टू 2028। तो इंडिया ने प्लेज किया है कि ये यहाँ पे $300 मिलियन का जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे WHO के कोर प्रोग्राम को 2025 से 2028 का जो प्रोग्राम है, और इसी के साथ इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाता है फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब ये 300 मिलियन की बात यहाँ पे जो कही गई है, $300 मिलियन की, इसे ब्रेक डाउन करें तो $250 मिलियन आपका यहाँ पे हेल्प करेगा फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आपका जामनगर में, ठीक है, जामनगर इन दी गुजरात जो आपका होगा, उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देन $38 मिलियन आपके जो WHO के रीजनल ऑफिस के न्यू प्रीमाइसेस हैं उनके लिए दिया गया है। देन 10 मिलियन डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के लिए और 4.6 मिलियन जो है वो थीमेटिक फंडिंग के लिए दिया गया है। इसके अलावा WHO के इसके अलावा बाकी कंट्रीज की अगर जब बात करें हम, जैसे कंट्रीज इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो इस रीजन में जो आपकी कंट्रीज हैं इन्होंने प्लेज किया है कि ओवर $345 मिलियन ये फंडिंग प्रोवाइड करेंगे WHO के इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब 2025 से 2028 की जो प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इसके मैंडेट क्या है, इसका मेन फोकस क्या रहेगा कि सेव करना एटलीस्ट 40 मिलियन लाइव्स को, डिलीवर करना वैक्सीन जो प्रायर कंट्रीज हैं उनको, एंड सपोर्ट करना 55 कंट्रीज इन ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइंग 3.2 मिलियन हेल्थ वर्कर्स एंड प्री क्वालिफाइंग 400 हेल्थ प्रोडक्ट्स पर ईयर। तो ये इनके मैंडेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर्ड विद दुबई बेस्ड CBR टेक्नोलॉजी टू मार्केट एंड सेल मेड इन इंडिया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है दुबई बेस्ड CBR टेक्नोलॉजीज के साथ? तो इट इज स्काईबर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? स्काईबर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये मतलब इस पार्टनरशिप में जो स्काईबर एरोस्पेस है ये सप्लाई करेगी एडवांस UAV सिस्टम्स को। बाकी जो आपका काम होगा जैसे सेल्स का, कस्टमर रिलेशन, लॉजिस्टिक, ये सब संभालेगा CBR टेक्नोलॉजीज जो आपके UAE की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए स्काईबर एरोस्पेस की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका जो है बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। 2023 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके को फाउंडर एंड CEO है जोसेफ जॉर्ज। Our next question है, which organization signed an MOU with Etihad Rail for rail infrastructure development projects in UAE? तो इंडिया की RITES लिमिटेड ने इतिहाद रेल के साथ आपका MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दी UAE। अब इतिहाद रेल क्या है? ये आपका डेवलपर और ऑपरेटर है, ठीक है, इन दी UAE नेशनल रेल नेटवर्क। और सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें जो इस MOU की बात हो रही है, तो ये साइन किसने किया था? इंडिया की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है RITES लिमिटेड के CMD राहुल मित्तल एंड शादी मलक फ्रॉम CEO ऑफ इतिहाद रेल, इनके बीच में ये आपका MOU साइन हुआ था। अब RITES की बात करें, CMD तो हमें पता है राहुल मित्तल जी हैं, हेडक्वार्टर्स का है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 26 अप्रैल 1974 को। Now next is the Global Hand Washing Day is annually observed across the globe. ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को आपको ऑब्जर्व किया जाता है
इस बार हमने 2024 में इसका जो है 17th एडिशन ऑब्जर्व किया था एंड इसका थीम था व्हाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज RBI has recently in October approved the merger of a Tata Motor Finance Limited with Dash to create India's 12th largest NBFC non-banking finance company. तो recently RBI ने टाटा मोटर फाइनेंस का मर्जर आपका अप्रूव किया है विद द टाटा कैपिटल लिमिटेड. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी. और जो ये मर्जर है ये आपका 9 से 12 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जुलाई 2023 से जो आपका जून 2024 की डिटेल हमें बताता है. It is released by National Sample Survey Office. Which religion has highest unemployment rate among the religious minorities in India 2023 till 2024? मतलब जो ये आपका सर्वे है ना, इसमें बताया गया था कि जो भी आप हमारी माइनॉरिटी में रिलीजन है, जैसे आपका मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियंस हो गया, सिख, जैन, ये सब हो गए, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो इन सब के बारे में डिटेल दी गई थी. और इसमें बोला गया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फॉर द ऑल माइनॉरिटीज, ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. और सबसे ज़्यादा इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका है सिखों का. ठीक है, जो सिक्स है उनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है. वेरेस यहाँ पे बाकी की बात करें, जैसे सिख का 2022-23 से अगर 2023-24 की अगर बात करें तो पहले 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था, फिर आपका इंक्रीज होकर ये 5.8% हो गया है. मुस्लिम्स में लिए आपका 2.4% से 3.2% हो गया, यहाँ पे भी बढ़ा है. क्रिश्चियंस में भी ये आपका इंक्रीज देखने को मिला है, 4.5% से 4.7% यहाँ पे देखने को मिला है. वेरेज अगर हिंदूज की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला था ऑफ 0.1% का, अगर दोनों साल के कंपैरिजन किया जाए. नाउ नेक्स्ट आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. इसमें सिखों की बात करें तो 2022-23 में ये आपका परसेंटेज था 36.2%, अभी 44.5% है. मुस्लिम्स में 31.2% था, अभी 38.2% है. देन क्रिश्चियंस में 39.2% था और अभी 47.4% है. तो यहाँ पे भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है. वेयरएज अगर एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी एंड लिटरेसी रेट की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या बोला गया है, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज थे आपके इन अ मुस्लिम रिलीजन, ये आपके कम हुए हैं. पहले ये 21.7% हुआ करते थे, अब अगर हम 5 साल के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो अभी ये सिर्फ 18 रह गए हैं. और लिटरेसी रेट्स की अगर बात करें तो 75%, मतलब अभी लिटरेसी रेट जो है मुस्लिम्स में बढ़ा है. 75% पहले हुआ करता था, अब 5 सालों में 77.6% है. वेयरएज ये जो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे हुआ है ये फिर भी कम है बाकी जो रिलीजन्स हैं उनके कंपैरिजन में. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन October 2024 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज conferred the 5th National Water Awards for the year 2023 to 38 winners. Which state has won the first prize in a best state category? तो रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए हैं 2023 के लिए. ठीक है, 38 विनर्स को दिए गए हैं. अब इसमें कैटेगरी थी बेस्ट स्टेट की, तो इसमें फर्स्ट प्राइज कौन से स्टेट को दिया गया है, तो इट इज ओडिशा. ठीक है, ओडिशा आपका बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे गुजरात एंड पुडुचेरी. ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड की बात करें तो साउथ जोन में विशाखापट्टनम फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, ईस्ट जोन आपका बालंगीर ओडिशा, नॉर्थ जोन में 2 हैं, बंदा यूपी एंड देन आपका गेंडरबल जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में डेल्हाई फ्रॉम त्रिपुरा एंड वेस्ट जोन में इंदौर मध्य प्रदेश. बाकी कैटेगरीज हैं जिससे बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज, पहले नंबर पे सूरत गुजरात, दूसरे पे पुरी उड़ीसा एंड तीसरे पे पुणे महाराष्ट्र. नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट विलेज पंचायत. इसमें हम अभी जो है एक एक आपका कवर करते चलेंगे. फर्स्ट वाला जो है आपका पालमपारा फ्रॉम त्रिवेंद्रपुरम केरला, सेकेंड नंबर पे आपका जो है छत्तीसगढ़ का विलेज है, थर्ड पे आपका मेघालय का विलेज है. देन बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन में पहला नंबर आपका है पंताकली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन फ्रॉम बुल्दहाना महाराष्ट्र, followed by your Karnataka user association and then followed by it is Tamil Nadu.
ओके, बेस्ट स्कूल एंड कॉलेजेस में पहला नंबर आपका राजस्थान का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेठवान का बास इन शिखर। देन नेक्स्ट नंबर पे आपका न्यू दिल्ली का स्कूल आता है, फिर आपका ओडिशा का स्कूल आता है, ठीक है। देन बेस्ट स्कूल कॉलेज में स्पेशल मेंशन किया गया है बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जेनाकोते श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का। देन नेक्स्ट है बेस्ट इंडस्ट्री, इसमें अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पहले नंबर पे है फ्रॉम दी झाज्जर हरियाणा, फॉलोड बाय अपोलो टायर्स फ्रॉम कांचीपुरम तमिलनाडु एंड रेमंड यूको डेनिम प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम दी महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल और कॉलेजेस, पहला नंबर आता है तमिलनाडु का एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु का, ठीक है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी फाउंडेशन एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका IIT मद्रास फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु एंड श्री तिरुमला नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फ्रॉम दी विशाखापट्टनम, ओके, फ्रॉम आंध्र प्रदेश। स्पेशल मेंशन यहाँ पे किया गया है IIT तिरुपति का फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश एंड बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम दी राजस्थान। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट सिविल सोसाइटी, इसमें BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पुणे महाराष्ट्र पहले नंबर पे था। देन युवा मित्र मित्रांगन कैंपस फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे। थर्ड पे ग्रामीण विकास ट्रस्ट कंचन कुंज दाहोद गुजरात, और इसमें स्पेशल मेंशन किया गया है आर्ट ऑफ लिविंग विकीर्ति विकास केंद्र इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका एंड सेकेंड नंबर पे थे आपके SM सेंगल फाउंडेशन इंस्टीट्यूशनल एरिया गुरुग्राम, ओके। Now next is which country won the ICC Women's T20 World Cup 2024 जो 9th एडिशन था, और ये आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था इन दी UAE। इनिशियली ये आपका होस्ट किया जाना था जो है बांग्लादेश इसको होस्ट कर रहा था, बट क्योंकि वहाँ पे सिचुएशंस खराब हो गई थी इसकी वजह से UAE ने इसे होस्ट किया था। क्लियर है ना? कौन सी कंट्री ने जो है यहाँ पे ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था? तो इट इज न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने जो है पहली बार इस टाइटल को जीता था, फर्स्ट टाइम इन्होंने ये टाइटल जीता था, ठीक है। इन्होंने डिफीट किससे किया? साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था, तो ये ध्यान में रखना है। फाइन, अब यहाँ पे टाइटल की बात हो ही रही है, तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के पास टाइटल है आपके ICC विमेंस T20 के? इट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया 6th टाइम जो है ये टाइटल्स जीते हैं। क्लियर है? नाउ न्यूजीलैंड टीम की कैप्टन कौन थी आपकी? सोफी डिवेन इनका नाम था, और इस सीरीज में आपका जो है T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था एमिलिया केर न्यूजीलैंड को, और फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है ये दोनों टाइटल एक ही पर्सन को दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट कैप प्लेयर ऑफ द इंटरनेशनल मैचेस। ये रिकॉर्ड आपका पहले इंडिया की मिथाली राज जी के पास था, जिनकी 333 अपीयरेंस थी इंटरनेशनल मैचेस में, ठीक है। बट ये रिकॉर्ड अब जो है सूजी पेट्स के नाम हो गया है फ्रॉम द न्यूजीलैंड, जिनकी 334 अपीयरेंस हो गई है। क्लियर हुआ? नाउ साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो इसके कैप्टन कौन है? लॉरा, इनका नाम है लॉरा वॉल्वराट। एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है कि जो आपका नेक्स्ट एडिशन होगा ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का 2026 में, इसे कौन होस्ट करेगा? इंग्लैंड इसे होस्ट करेगा, ठीक है। 10th एडिशन इंग्लैंड होस्ट करेगा 2026 में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन 2024। 2024 की जो आपकी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड मीटिंग थी, ये आपकी होस्ट की गई थी पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये हुई थी 16 अक्टूबर 2024 को, एंड इट वाज योर 23rd मीटिंग। कौन सा मीटिंग था? 23rd मीटिंग था, इस्लामाबाद में हुआ था, एंड इट वाज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ, ठीक है। नाउ जो ये समिट था आपका, इसका मेन फोकस था रीजनल सिक्योरिटी पे, ट्रेड, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। एक और चीज जो आपको नोट करनी है दैट इज कि जो 2025 की मीटिंग आपकी होगी ना, 24th मीटिंग जो होगी वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इट विल बी होस्टेड बाय योर रशिया। नाउ अब बात करेंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2001 में। ये आपकी एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जून 2001 में क्रिएट किया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर आपके 5 हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, ठीक है। ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और 2001 में यहाँ पे शंघाई 5 ने इंडक्ट किया था उज्बेकिस्तान को, ठीक है। इसके अलावा ईरान के जुड़ने से पहले, जो 2023 में जुड़ा था, इससे पहले ये बाकी जो कंट्रीज थी
ये अप्रॉक्सीमेटली 42% की, मतलब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 42% आपका रिप्रेजेंट करती थी, और 22% ऑफ इट्स लैंड एरिया एंड 20% ऑफ इट्स जीडीपी। फाइन। अगर वर्किंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे चाइनीज और रशियन यूज की जाती है। एससीओ सेक्रेटरीट की बात करें तो ये आपका बीजिंग चाइना में है। फाइन। नाउ इसके मेंबर और ऑब्जर्वर्स की बात करें तो अभी करेंटली इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस, जो आपका 2024 में ही जुड़ा है। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान कब जुड़े थे? 2017 में। ईरान आपका 9th मेंबर बना था 2023 में, एंड बेलारूस जो है ये जुलाई 2024 में इसका पार्ट बना है। वेयरएज यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर मेंबर आपके हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। फाइन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? आपका बीजिंग चाइना में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है जांग में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज रिलैक्स्ड द मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फॉर कुकवेयर एंड यूटेंसिल्स फॉर माइक्रो यूनिट्स एंड हैज रिसेंटली इन अक्टूबर एक्सटेंडेड द implementation of a quality control order to dash for large and medium scale manufacturer। तो रिसेंटली जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपका एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है। पहले ये आपका जो है, देखो वैसे नोटिफाई किया गया था ये 15 मार्च 2024 को, और ये इफेक्ट में आना था 1 सितंबर 2024 को, बट इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये इम्प्लीमेंट होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे यहाँ पे क्या, स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो इनके लिए इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2025 से, और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 1 अक्टूबर 2025 से ही आपका एप्लीकेबल होगा। फाइन। इसके अलावा और चीज़ आपको नोट करनी है, जैसे जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो आपका है ये किस पे आपका जो है फॉलो नहीं होगा? ऐसी माइक्रो एंटरप्राइजेस जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं एंड इनका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट में और मशीनरी में ये 25 लाख से कम है। ठीक है। नॉट एक्सीडिंग ₹25 लाख। तो दैट मीन्स ये 25 लाख से कम होना चाहिए, और जो टर्नओवर है ये भी आपका 2 करोड़ से कम है, तो उन पे ये रिक्वायरमेंट जो है वो लागू नहीं होती है। साथ में एक और चीज़, जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एग्जेम्पशन। किसके लिए? फॉर इम्पोर्टिंग अप टू 200 यूनिट्स ऑफ कुकवेयर यूटेंसिल्स एंड केन्स इंटेंडेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला है। ओके। Now next our question है, the Union Minister Dharmendra Pradhan has announced the establishment of artificial intelligence centers of excellence focused on dash। तो recently जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि 3 AI बेस्ड या AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर में? हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है। इन 3 चीज़ों पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका काम क्या रहेगा? ये कंडक्ट करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च डेवलप करने के लिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी और स्केलेबल सॉल्यूशंस होंगे, ताकि जो यूनिक चैलेंजेस हैं इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स के उनको हैंडल किया जा सके, उसे सॉर्ट किया जा सके। ठीक है। अब हेल्थ केयर के लिए जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा वो IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली में बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए IIT रोपर पंजाब, देन सस्टेनेबल सिटीज के लिए IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए टोटल एलोकेशन दी है ₹990 करोड़ की, इन सेंटर्स को स्टैब्लिश करने के लिए ओवर दी 5 ईयर्स। ठीक है। 5 सालों में इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से फाइनेंशियल ईयर 2027-28। ओके। नाउ जो ये आपका इस इवेंट के दौरान जहाँ पे ये आपकी अनाउंसमेंट की गई थी, इस इवेंट के दौरान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने प्रेजेंट किया था सैपलिंग एंड प्लेग टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्स एंड IIT दिल्ली, IIT रोपर एंड IIT कानपुर, जहाँ पे ये सेंटर्स जो हैं आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। ओके। Now next our question है, name the country that has signed a host country agreement with a Global Biofuels Alliance to officially establish a GBA secretariat। तो recently कौन सी कंट्री ने जो है होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया है विद द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस? तो इट इज इंडिया। इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, और जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है ये इंडिया ने जो है लॉन्च किया था ड्यूरिंग दी G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। क्लियर है। अब सिग्नेटरीज कौन कौन थे यहाँ पे? तो दामू रवि जो सेक्रेटरी है इकोनॉमिक रिलेशंस के फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड
पंकज जैन फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज रिलीज अ गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ अ ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स 2024। तो इनमें से कौन सी रेगुलेटरी है, कौन सी अथॉरिटी है बेसिकली जिन्होंने इस गाइडलाइंस को रिलीज किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे आप इसे ऐसा समझो कि पतंजलि की एक कोरोनिल किट आई थी, राइट, जिसमें दावा किया गया था कि ये कोरोना को हटाती है, बट जब इस पे रिसर्च हुई, पता चला, इसके बारे में देखा गया, तो दावा आपका गलत पाया गया था। तो एक तरह से यहाँ पे मिसलीड किया गया था सबको। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसा करती हैं कि जो है फंडिंग ले लेती है कि भाई हम अच्छे प्रोडक्ट्स में या इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, बाद में फंडिंग कहीं और लग जाती है, और जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं कि इको फ्रेंडली है, वो इको फ्रेंडली भी नहीं निकलता है ना। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा गाइडलाइंस रिलीज की गई है। अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम होगा तो ठीक है, वरना यहाँ पे एक्शंस लिए जाएंगे। तो गाइडलाइंस का मेन एम क्या है लॉन्च करने का, कि ये प्रिवेंट करेगा और रेगुलेट करेगा ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स को। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग क्या हुआ, बेसिकली मार्केटिंग प्रैक्टिस जहां पे कंपनी दिखाती है, फॉल्सली क्लेम करती है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स का, बट एक्चुअल में वो चीज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स टू प्रोवाइड यूनिफाइड कोलेटरल मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इनमें से कौन सा बैंक है या बैंक्स हैं जिनके साथ सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड ने आपका जो है पार्टनरशिप की है? तो इट इज पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी और बंधन बैंक है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है SLCM, ये ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करेगी AI पावर्ड एप्लीकेशंस को जिसका नाम है एग्री रीच, एनहांस करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ अ पोस्ट हार्वेस्ट क्रेडिट एंड स्टोरेज सर्विसेज ऑफ दीज टू बैंक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द एनुअल सेंसस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच कंट्री कंटिन्यू टू बी अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एज पर द RBI सेंसस, RBI का जो एनुअल सेंसस था उसके अकॉर्डिंग USA जो है ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI रहेगी इंडिया में। ठीक है, अब टोटल FDI की अगर बात करें इंडिया में, ये आपका इंक्रीज हुआ है 23.3% से एट अ मार्केट वैल्यू इन अ रूपी टर्म्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो अनलिस्टेड एंटिटीज हैं उनकी भी ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है 17.5% की इन FDI एट अ मार्केट वैल्यू ड्यूरिंग दिस टेन्योर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है it is accounted for over 50% of total FDI equity capital at the market value। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 की ही बात की जा रही है, और साथ में ही जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनकी वजह से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90% जो टोटल FDI इक्विटी है एट अ फेस वैल्यू ये कंस्टिट्यूट हुआ है या ये अकाउंटेड है फॉर दीज टोटल FDI इक्विटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आर इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम एज अ क्लास ऑफ 2024। तो 2024 का जो आपका ICC हॉल ऑफ फेम है एज अ ICC हॉल ऑफ फेम जो आपका है, इनमें 3 पर्सनालिटी को जो है इंडक्ट किया गया है। एलिस्टेयर कुक जिनको मिस्टर 360 के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया की नीतू डेविड एंड AB डिविलियर। तो इन तीनों को ही यहाँ पे इंडक्ट किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, A ऑल A B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप तीनों की इमेज देख सकते हैं, और जो आपके एलिस्टेयर कुक है ये आपके इंडक्टिव बने हैं 113 नंबर के, 114 पे नीतू डेविड हैं और 115 पे AB डिविलियर्स हैं। फाइन, नाउ अब बात करेंगे इंडिया की नीतू लॉरेंस डेविड या नीतू डेविड के बारे में। ये 10th इंडियन है जो इस ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं एंड सेकेंड वुमेन है जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इनसे पहले फर्स्ट वुमेन बनी थी डायना फार्म एदुल्जी इन 2023। ठीक है, नीतू लॉरेंस डेविड की बात करें तो ये पहली आपकी इनका जो पहला इंटरनेशनल मैच था इन्होंने खेला था 17 ईयर की उम्र में 1995 में अगेंस्ट दी न्यूजीलैंड, एंड ये सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी इंडिया की इन अ विमेंस ODI क्रिकेट विद अ 141 विकेट्स, एंड ये फर्स्ट फीमेल बनी थी इंडियन क्रिकेटर की जिन्होंने क्लेम किया था 100 ODI विकेट्स को।
ठीक है। इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया था 2008 में एंड इनकी बॉलिंग एवरेज की अगर बात करें तो इट इज 16.34, ये इनकी बॉलिंग एवरेज थी। नाउ अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके करंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, इसके सीईओ हैं जेरोफ जॉन एलार्डस। देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका दुबई यूएई में और इसे 1909 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है, the appointment committee of cabinet has approved the extension of Mrityunjay Kumar Narayan tenure as a registrar general for 6 December 2024 to dash। तो इनका जो एक्सटेंशन किया गया है 6 दिसंबर से वो स्टार्ट होगा टिल दी 4 अगस्त 2026 तक। फाइन। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। और करंटली ये आपके रजिस्ट्रार जनरल तो सर्व कर रहे हैं, साथ में ही सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी ये हैं। Now next question है, name the personality who is appointed as a special secretary in the Ministry of Home Affairs। तो इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ, इनको अपॉइंट किया गया है आपका स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इनका जो टेन्योर है ये आपका बेसिकली कब स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा आफ्टर दी शिवगामी सुंदरी नंदास रिटायरमेंट। ठीक है, तो इनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2024 को हो जाएगा और इनकी जगह पे प्रवीण वशिष्ठ जो है इस पोजीशन पे आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 इंडियन आर्मी हैज लॉन्च अ मल्टी टारगेट पोर्टेबल डेटोनेशन डिवाइस नेम्ड डैश ड्यूरिंग द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन गैंगटॉक सिक्किम। तो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपकी जो है 2 फेज में हुई थी। पहला फेज आपका गैंगटॉक में था, ठीक है, गैंगटॉक सिक्किम में हुआ था, जो 10 से लेके 11 अक्टूबर तक चला था। और जो सेकेंड फेज था आपका, ठीक है, सेकेंड फेज आपका हुआ था 28 से 29 अक्टूबर को, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, पहले वाला आपका गैंगटॉक सिक्किम में हुआ था, जहाँ पे आपकी मल्टी टारगेट पोर्टेबल डेटोनेशन डिवाइस जो है जिसका नाम है अग्निअस्त्र, ये आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, अग्निअस्त्र की अगर बात करें तो इसे डेवलप किसने किया है? मेजर राजप्रसाद जी ने राजप्रसाद RS जी ने फ्रॉम द इंडियन आर्मी कॉर्प ऑफ इंजीनियर्स। एंड इसकी रेंज की बात करें अग्निअस्त्र की, तो ये डिवाइस जो है इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर्स की। ये वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आपका यूज किया गया है। इसका मेन एम क्या है या ये डिजाइन क्यों किया गया है? इसका मेन जो काम है ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी को हेल्प करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP फ्रॉम ओडिशा हु रिसेंटली इन अक्टूबर पास्ट अवे। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है एंड ही वाज अ फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP। तो इनका नाम है धनेश्वर मांझी। क्या नाम है इनका? धनेश्वर मांझी। ये 5 टाइम आपके MLA बने थे फ्रॉम दी केसिंगा एंड नारला कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द ओडिशा एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम 1978 से 1984। ये आपके राज्यसभा के मेंबर रहे थे फ्रॉम दी जनता पार्टी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज अनवील्ड देयर मेमोर टाइटल विटनेस। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं, कौन से स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपना मेमोर जो है वो रिलीज किया है जिसका नाम है विटनेस? तो इट इज साक्षी मलिक। ठीक है, इनका नाम है साक्षी मलिक और इनका जो मेमोर है इट इज को ऑथर्ड बाय द जर्नलिस्ट जोनाथन सेल्वराज एंड इसे पब्लिश किसने किया है? जोगरनट बुक्स द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। अब बात करेंगे शशि मलिक जी की। तो इनकी अचीवमेंट क्या है कि 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर बनी थी जिन्होंने यहाँ पे मेडल जीता था ओलंपिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम था इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था और 2017 का कॉमनवेल्थ चैंपियन जो था वहां पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नाउ अवार्ड की बात करेंगे तो 2016 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था एंड 2017 में पद्मश्री से इनको जो है नवाजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हमने ऑब्जर्व किया था आपका 15 अक्टूबर को। ठीक है, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी आपकी होती है APJ अब्दुल कलाम जी की। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए APJ अब्दुल कलाम जी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के? 2024 में जो है हमने इनका 93rd बर्थडे या बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी एंड 2024 की वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की थीम क्या रखी गई थी? एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बिगिन एजेंट ऑफ चेंज।
ओके। नाउ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया था 1981 में, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था, फिर वीर सावरकर अवार्ड 1998 में, देन अगेन 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इनको दिया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज International Day for Eradication of Poverty is annually observed across the globe on. तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 17 अक्टूबर को। ठीक है, कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 अक्टूबर को। इस बार हमने इसका 32nd एडिशन ऑब्जर्व किया था जिसका थीम था एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट इज एज पर द ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2024 जिसे पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा, इसके अकॉर्डिंग, इस मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया हैज डैश मिलियन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। तो इंडिया में कितने लोग हैं जो पॉवर्टी में जी रहे हैं? इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इट इज योर 234 million. It is 234 million people are living in the poverty in India. और इंडिया जो है it is among the 5 countries जिसमें largest number of people are living in poverty. ठीक है, इंडिया में 234 million लोग हैं, followed by पाकिस्तान 93 million, यूथोपिया 86 million, नाइजीरिया 74 million and डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसमें 66 million ये आंकड़ा है। ठीक है, इंडिया को छोड़ के बाकी सारी जो कंट्री हैं ये आपकी इनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी कम है, वेयरएज इंडिया आपका लाई करता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ओके, नाउ अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में टोटल 112 कंट्रीज का डेटा जो है, या आप बोल सकते हो 112 कंट्रीज इसमें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, एंड इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2024 का जो इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग 455 मिलियन मल्टीडायमेंशनली पुअर पीपल जो हैं ये आपकी ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे वॉर चल रही है या पीस बिल्कुल नहीं है, मतलब लो पीसफुलनेस जहाँ पे है उस कंट्रीज में ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट 2024 which is published by the UN Women, around dash million people and girls are without access to any form of social protection. तो recently वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट 2024 पब्लिश किया था UN Women ने, जिसका फुल फॉर्म आपका है यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इनके अकॉर्डिंग अराउंड 2 मिलियन वुमेन्स या गर्ल्स ऐसी हैं जिनके पास जो है बेसिकली दे आर विदाउट एक्सेस टू एनी फॉर्म ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, कोई भी टाइप का इनके पास सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 मिलियन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज which state in collaboration with Asian Development Bank has recently in October initiated a project which is SWIFT. इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन टू रीस्टोर 129 वेटलैंड्स इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने कोलैबोरेशन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि ये रीस्टोर कर सके वेटलैंड्स को? तो इट इज असम। कौन सा स्टेट है आपका? असम है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट इसका लगाया जा रहा है 796.88 करोड़ का, 796.88 करोड़, जिसमें से 80% जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा फंडिंग और 20% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। ओके, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? ये स्विफ्ट प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि जो फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स है उनको अच्छा करना, एडवांस करना, ठीक है, इंप्रूव करना वाटर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट करना लोकल फिशरीज को। तो ये आपके मेन एम है इस प्रोजेक्ट के। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये वेटलैंड्स है इनको जियो मैप किया गया है बाय दी असम अथॉरिटी विच इज असम स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, इन्होंने इसे जियो मैप किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई फॉर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको आरबीआई का अप्रूवल मिला है फॉर द फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज? इट इज योर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहाँ पे इस बैंक ने रिसीव किया है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस which is granted under the section 10 of Foreign Exchange Management Act, जिसे हम FEMA Act 1999 भी बोलते हैं। ओके,
नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो करंटली एमडी एंड सीईओ इस बैंक के आपके हैं संजीव नौटियाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इसकी टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल अक्टूबर 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पॉलिसी by what rising threats released by International Monetary Fund, India's GDP growth projected at dash for financial year 2024-25। ओके, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनकी रिपोर्ट में जो अक्टूबर 2024 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसमें मेंशन किया है कि जो इंडिया की जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इट इज 7%। ये कितनी है? 7%। पहले भी इन्होंने 7% ही प्रिडिक्ट किया था और ये चीज इन्होंने रिटेन करके रखी है, वेयरएज फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये 6.5 बताई गई है। फाइन। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसके करंट एमडी है क्रिस्टिलियाना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में, और 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड करंटली इसके मेंबर नेशन आपके हैं 190 मेंबर नेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the International Monetary Fund's report titled Fiscal Monitor Putting a Lid on Public Debt, the global public debt is expected to exceed dash trillion US dollar in 2024। तो 2024 में यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है कि 2024 में आपका 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है ये एक्सपेक्टेड है कि जो डेप्ट है ग्लोबल पब्लिक डेप्ट ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये एक्सीड कर जाएगा 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर को इन 2024। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन। नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल डेप्ट है ये एक्सपेक्टेड है कि ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका 100 ट्रिलियन से एक्सीड कर जाएगा जो 93% है ग्लोबल जीडीपी का। तो ये ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, इट विल अप्रोच 100% ऑफ अ ग्लोबल जीडीपी बाय 2030। इसके अलावा वर्स्ट केस सिनारियो में यहाँ पे बताया गया है कि जो डेप्ट है वो आपका 115% हो जाएगा ग्लोबल जीडीपी का बाय द ईयर 2026। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।